हाय गाइस, वेलकम अगेन। तो आज हम मैनेजमेंट में एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि है ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। थोड़ा डिस्टरबेंस होगा साउंड का, लाइक पीछे पीछे से आवाज़ें आ रही हैं बहुत सारी, तो ट्राई टू मैनेज ऑन इट। और मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा हिंड्रेंस ना आए। तो हम देखते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये है कि पहले क्या होता था ना, ऐसे ओपीडीज़ डिपार्टमेंट नहीं होते थे, एक डिस्पेंसरी नाम की शॉप होती थी और उसी पे सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती थी और लोग वहीं जाते थे मेडिकल हेल्प लेने के लिए। तो अभी रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है, जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो इसका एक जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट वो ये भी है कि एम्बुलेटरी केयर, लाइक चलती फिरती केयर आप ऐसे कह सकते हो, या फिर नॉट ऑन डिप, ऐसा मतलब ऐसी केयर नहीं देनी जिसमें पेशेंट को हमें अपने पास स्टे करके रखवाना पड़े, राइट। तो यही कि ही और शी कैन केम टेक मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज एंड कैन गो बैक टू होम अगेन। तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट क्या करता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी लेवल की भी हेल्प प्रोवाइड करता है सर्विसेज। लेकिन टर्शरी लेवल के लिए हम ये कह सकते हैं इस तरीके से कि लाइक अगर आपने किसी ओपीडी में सजेस्ट करा, किसी डॉक्टर से लिया और उसने आपको सजेस्ट किया नहीं, या आपका इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड यू हैव टू गो फॉर द सर्जरी, राइट। तो हम मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो यही कहने का मतलब यही है, प्राइमरी लेवल की केयर के साथ साथ कम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर देता है, लाइक ऑल एस्पेक्ट में हेल्थ के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको कवर करते हुए डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, फॉलो अप केयर सारी चीज़ें होती हैं। इट इज़ अ पॉइंट ऑफ फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द हॉस्पिटल एंड पेशेंट, या एग्जाम मतलब एमसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट कॉन्टैक्ट क्या होता है। तो हॉस्पिटल और पेशेंट के बीच में जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है वो ओपीडी डिपार्टमेंट्स ही होते हैं। ओपीडी का जो दूसरा नाम है वो ये भी है, शॉप विंडो, या फिर हम इसको विंडो शॉप भी कहते हैं, राइट। अब हम चलते हैं आगे डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन में ये बोल रहे हैं, ambulatory medical care provided to patients who are not confined to the bed can be provided at a general practitioner's clinic, specialist clinic, अ हेल्थ सेंटर और अ हॉस्पिटल। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी केयर जिसमें हमें पेशेंट को बेड रिडन ना करना पड़े, लाइक उनको बेड बुक करके ना देना पड़े। किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर या फिर स्पेशलिस्ट क्लिनिक को या हेल्थ केयर क्लिनिक को या हेल्थ सेंटर पे जाकर वो दिखाकर मेडिकल हेल्प लेकर वापस आ सकता है। व्हेन सच केयर इज़ रेंडर्ड एट प्रेमिसेस विच आर पार्ट ऑफ हॉस्पिटल, यानी ऐसी जगह दी जाती है, ऐसे सेक्टर्स में दिया जा रहा है जहाँ जो कि एक हॉस्पिटल का ही पार्ट है। तो हम उसको क्या कहते हैं, आउट पेशेंट केयर। एंड द सर्विसेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इट आर नेम्ड एज आउट पेशेंट सर्विसेज। और इससे जो भी सर्विसेज देते हैं, लाइक अगर हमने मेडिकल मैनेजमेंट दिया, किसी पेशेंट को दवाई दे लिख के दे दी, तो ये क्या हुई हमारे आउट पेशेंट सर्विसिंग। नेक्स्ट क्या है, इम्पॉर्टेंस। अब ओपीडी के क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें ओपीडी करना पड़ता है, मतलब ओपीडी बेसिस पे क्यों आता है पेशेंट। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई पेशेंट एडमिट हो या इन पेशेंट डिपार्टमेंट में एडमिट हो जाता है या हमारे वार्ड में एडमिट होता है, तो हम उसके लिए कितने सारी चार्जेस देते हैं, बेड चार्जेस, मेडिसिन चार्जेस, फूड चार्जेस एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी फ्लूड चल रहे हैं वो सब कुछ लेते हैं ना। तो ये सब चीज़ों से बचाता है, राइट। अगर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में अगर आप पेशेंट को दिखा रहे हो तो वो क्या करेगा, केवल आपका कॉस्ट लगेगा कि आपको हॉस्पिटल लगाए, एंड अगर आपने मेडिकल मैनेजमेंट लिया तो उसका कॉस्ट। अब उसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंस में हम देख सकते हैं, सबसे पहला कॉन्टैक्ट पॉइंट है पेशेंट का। नेक्स्ट है कि शॉप विंडो कहते हैं हॉस्पिटल की। अ, और क्या है, मेक्स और मार्क्स द इमेज ऑफ द हॉस्पिटल। ये कहते हैं ना, अगर हम किसी फिजिशियन को दिखाने गए और हमें हमें उसके ट्रीटमेंट से इफेक्ट पड़ा, तो हम लोगों को भी बोलते हैं यार ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, इसका हाथ बहुत अच्छा है, राइट। तो यही चीज़ है कि हॉस्पिटल की इमेज भी शो करता है कि लाइक अगर उसके फिजिशियंस अच्छे होंगे, ओपीडी ट्रीटमेंट अच्छा होगा, तो लोग वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करेंगे। अ गुड ओपीडी सर्विस कैन रिड्यूस द लोड ऑन आईपीडी सर्विस, वेरी गुड। बहुत सही पॉइंट लिखा है कि अगर हमारी ओपीडी सर्विसेज अच्छी होंगी तो हम उतना ही अर्ली डायग्नोस और अर्ली ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को। अगर हमने पहली स्टेज पर डिटेक्ट कर लिया, पहले प्रिवेंटिव मैनेजमेंट दिया, तो हमें इन पेशेंट डिपार्टमेंट की नौबत नहीं आएगी उस पेशेंट के लिए। कि अगर किसी को फीवर आ रहा है माइल्ड लेवल का, तो इससे पहले उसको हम मैनेजमेंट दे दें, इससे पहले कि वो जाके और सीवियर कंडीशन में चेंज हो जाए। इट इज़ अ प्लेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रिवेंटिव एंड प्रिमिटिव हेल्थ एक्टिविटीज़। जो भी प्रिवेंटिव और प्रिमिटिव हेल्थ एक्टिविटीज़ है उसको रेंडर करने के लिए प्लेस है। उसके बाद इट इज़ स्टेपिंग स्टोन फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड डिसीज़ प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन के लिए एक स्टेप बन जाता है। क्योंकि हेल्थ प्रमोशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट को बेसिकली एजुकेशन करते देते हैं ना, ऐसे करना है वैसे करना है, एंड अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट का सजेशन देते हैं। और डिसीज़ प्रिवेंशन के लिए भी हम यही चीज़ें अप्लाई करते हैं। तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट प्ले करता है इन अ हॉस्पिटल।
आगे देखते हैं फंक्शंस। अब ओपीडी के क्या फंक्शंस हैं, इससे पहले हमने देखी थी इंपॉर्टेंस, अब है कुछ फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शंस क्या है, कंट्रोल डिसीज़। अब किसी चीज़ का अर्ली डायग्नोस और ट्रीटमेंट हो जाएगा तो ऑफकोर्स वो डिसीज़ नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट है फैसिलिटेट स्क्रीनिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। ओपीडी के थ्रू अगर हमारे को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर सबसे पहले टेस्ट लिख देता है। इससे हमें पता चल जाता है कि अगर कुछ सीरियस वाली कंडीशन है तो हमें पेशेंट को एडमिट करना पड़ेगा या फिर ओपीडी बेसिस पर उसका ट्रीटमेंट चल सकता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड इफेक्टिव ट्रीटमेंट। अब जो भी पेशेंट है, अगर उसको माइल्ड या मॉडरेट लेवल की इलनेस है तो हम क्या करते हैं, उसको एम्बुलेटरी सर्विसेज देते हैं। लाइक कि आप अभी ट्रीटमेंट ले लो, फिर 2 दिन बाद आके दोबारा दिखा देना, 3 दिन बाद आके दोबारा दिखा देना। तो ये क्या हो गया, एम्बुलेटरी सर्विसेज हो गया। तो हमने 3 फंक्शन देखे, कंट्रोल डिसीज़ हो गया, फैसिलिटिंग स्क्रीनिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद देखा हमने प्रोवाइड इफेक्टिव ट्रीटमेंट। उसके बाद आता है फॉलो अप। अगर आपने किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया है तो आप फिर उसको बोलते हो ना 4 दिन बाद आके दिखाना या 5 दिन बाद आके दिखाना। तो यही है फॉलो अप वाला केस, कि अगर पेशेंट को एक बार डिस्चार्ज कर दिया या उसके बाद अगर इन पेशेंट डिपार्टमेंट में था आपका पेशेंट, उसके बाद डिस्चार्ज भी कर दिया, तो भी हम कहते हैं ओपीडी बेसिस पे दिखाने आना। ओपीडी को दिखाना मंगल शुक्र को दिखाना या बुध बृहस्पति को दिखाना। उसके बाद फैसिलिटी फॉर ट्रेनिंग। अब ओपीडी डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, प्ले करता है मेडिकल पर्सनल्स की ट्रेनिंग के लिए। लाइक जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है और मेडिकल इंटर्न्स वगैरह होता है, उनके लिए बहुत अच्छी प्लेस है जहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड सर्विलेंस। अब ये क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज़ का जो भी आउटब्रेक होता है, एंडेमिक्स जितने भी स्प्रेड होते हैं या उनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हम कंडक्ट करते हैं या हेल्थ सर्विसेज होती हैं, तो वो किस में आती हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन में आती है, राइट। आपने पढ़ा होगा कम्युनिटी मेडिसिन में, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कम्युनिटी मेडिसिन, चैप्टर 1 में जिसके बारे में दिया हुआ है। तो ये वही है कि जितने ज़्यादा जल्दी हमें किसी एंडेमिक का या पेंडेमिक का या एपिडेमिक जो भी रीज़न में डिसीज स्प्रेड हो रही है उसका बारे में ज़्यादा पता होगा, हम उसको ओपीडी बेसिस पे सर्विस देके कंट्रोल और सर्विलेंस पे रोल प्ले कर सकते हैं। किसके लिए, उसके कंट्रोलिंग में, ताकि वो डिसीज़ और आगे स्प्रेड आउट ना हो। नेक्स्ट है प्लानिंग कंसिडरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपसे बहुत बार एग्जाम में लिखा जाता है कि डिफाइन ओपीडी, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओपीडी एंड जोन्स ऑफ ओपीडी, जोन्स या एरिया। तो प्लानिंग कंसिडरेशन में मैं क्या क्या ध्यान रखना है, अगर मैं अपने हॉस्पिटल में ओपीडी खोलना चाह रही हूँ तो मैं क्या क्या सोचूंगी, क्या क्या मेरे दिमाग में आनी चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि मैं कितने आर की कितने पेशेंट की कैपेसिटी को डील करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं ये देख सकती हूँ कि मेरा जो रेंज है मेरे एरिया को कवर करने वाला है, वो क्या क्या आउट पेशेंट सर्विसेज देगा, किस किस डिपार्टमेंट की देगा, राइट। उसके बाद मुझे कितने स्टाफ चाहिए होगा, कितने नंबर का स्टाफ, लाइक नर्सिंग स्टाफ कितना चाहिए होगा ओपीडी में, या मेडिकल पर्सनल्स कितने चाहिए होंगे, फिजिशियंस कितने चाहिए होंगे, 4th क्लास वर्कर कौन चाहिए होगा। अगर मान लीजिए अगर आपकी सर्जरी ओपीडी में लग जाती है तो आपको ड्रेसिंग वाले लोग भी चाहिए होंगे, सिस्टर्स भी चाहिए होंगी, और क्या कहते हैं एग्जामिनेशन रूम में अलग डॉक्टर चाहिए होंगे जो ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट दे होंगे, वहाँ पे 2-4 डॉक्टर अलग दिए होंगे। तो नंबर ऑफ़ स्टाफ और उनका टास्क पता होना चाहिए। उसके बाद मैं ये देखूँगी पर पेशेंट पे मैं कितना टाइम दे सकती हूँ और एवरेज निकाल के उसी के आस्पेक्ट में डिवाइड करूँगी और चेक करूँगी और देखूँगी कि कितना पेशेंट का फ्लो होना चाहिए, कितना वर्क होना चाहिए, वर्कलोड भी नहीं होना चाहिए। जो भी वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा है उस पर वर्कलोड भी नहीं होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वर्क का। लाइक सेम लेवल पे अगर मेडिकल पर्सनल्स है तो उनका सेम वर्क जो है डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। रिक्वायरमेंट फॉर फर्नीचर, कितने फर्नीचर चाहिए होंगे मुझे उस ओपीडी में, कितने इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए होगा। लेआउट ऑफ डिपार्टमेंट कंसिडरिंग ऑल अबाउ। अब लेआउट भी पता होना चाहिए, कहाँ वेटिंग एरिया होगा, कहाँ कुछ होगा। कहीं कहीं हॉस्पिटल्स में होता है ना टीवी वगैरह लगे होते हैं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, राइट। आगे देखते हैं लोकेशन के बारे में। तो लोकेशन के लिए बोला है एक सेपरेट एंट्रेंस होनी चाहिए, ऑफकोर्स एक सेपरेट एंट्रेंस होना चाहिए, इजी एक्सेसिबल होना चाहिए। लाइक कि अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हालत में तो नहीं कह सकते क्योंकि वो तो इमरजेंसी में आएगा, लाइक ऐसा पेशेंट जिसको अर्जेंट मेडिकल नीड की ज़रूरत है ओपीडी बेसिस पे, तो ही शी कैन ईजिली एक्सेसिबल। या फिर ऐसा कोई पेशेंट है जो चल नहीं पा रहा है या ऐसा कुछ है तो ईजिली एक्सेसिबल हो और हर जगह से एक्सेसिबल हो, राइट। ऑन टू द मेन रोड के पास हो, मेन रोड के पास ऐसा भी नहीं कि रोड के ऊपर ही हो। कहने का मतलब ये है कि एंट्रेंस के पास हो और ओपीडी के लिए एक सेपरेट एंट्रेंस होना चाहिए। इजीली एक्सेसिबल मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पे हर कोई एक्सेस कर सके, राइट। हर कोई का मतलब है मेडिकल पर्सनल्स और जो पब्लिक है वो भी इजीली एक्सेस कर सके। ऐसा ना हो कि पता चले दिखाना है आईओपीडी में और जाना पड़ रहा है 6-7 मंजिल ऊपर, राइट। तो शुड हैव अप्रोच फ्रॉम मेन रोड, जो मैंने आपको कहा मेन रोड से अप्रोच होनी चाहिए। उसके बाद एडजेसेंट टू सपोर्टिव हेल्थ फैसिलिटीज़, ऑफकोर्स जितनी भी लैब्स होती हैं, एक्सरे, सीटी, एमआरआई, इन सब के पास होना चाहिए क्योंकि कलेक्शन डिपार्टमेंट के लिए, वरना अगर डॉक्टर लिखेगा टेस्ट और हमें जाना पड़ेगा 3-4 मंजिल ऊपर तो दैट इज़ नॉट गुड।
तो उसके बाद है अमेंडेबल फॉर एक्सपेंशन। ओपीडी एरियाज हमेशा ऐसे होने चाहिए कि हम कभी भी सोचें कि अगर मुझे यहाँ पे ये चीज़ और स्टैब्लिश करनी है तो हम उसको और बना सकें। लाइक कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, सम सॉर्ट ऑफ लैकिंग होनी चाहिए, ताकि अगर हम आगे कुछ प्लान करते हैं तो वो आगे को हम ब्रॉड आउट कर सकें। जैसे कि हमने हॉस्पिटल प्लानिंग प्रोसेस में भी यही पढ़ा था कि हम पर्टिकुलर एरिया नहीं सेट करते हॉस्पिटल का, या पर्टिकुलर रेंज पे नहीं सेट करते कि अब इतना बना लिया, अब हो गया। हो सकता है कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाए, हमारे पास नए फिजिशियंस आ जाए, तो हम सोचें ये डिपार्टमेंट भी खोल देते हैं, राइट। तो वैसा ही हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए ओपीडी। ये भी एक अच्छा ओपीडी, आइडियल ओपीडी की मतलब कह सकते हैं आप, प्लानिंग करते समय ध्यान रखेंगे। स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक, लाइक अगर वहाँ पे ट्रैफिक भी होता है या फिर बहुत सारी पॉपुलेशन भी जाती है तो इजीली कवर हो जाना चाहिए, मतलब सेपरेट आउट हो जाना चाहिए, शग आउट हो जानी चाहिए। टाइप्स अगर ऑफ ओपीडी सर्विसेज देखेंगे तो आपने ये पढ़ा ही होगा, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज ओपीडी ये होता है ना कि यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के फिजिशियंस एक साथ बैठेंगे या फिर अलग अलग जोन्स पकड़ के बैठेंगे, यानी एक ही रूम में या एक ही बड़े से हॉल में हर डिपार्टमेंट के लोग बैठेंगे, या फिर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला एक पर्सन बैठेगा जो कि उसी के डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट सर्विसेज होगी उसको रेंडर आउट करेगा। और डिसेंट्रलाइज अप्रोच में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं, लाइक आई का अलग है, ईयर का अलग है, गायनी का अलग है, स्किन का अलग है, मेंटल हेल्थ का अलग है, न्यूरो अलग है। तो ये ऐसा डिसेंट्रलाइज अप्रोच। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन कंपोनेंट ऑफ ओपीडी। तो ओपीडी में कौन कौन होगा, मेडिकल स्टाफ होने चाहिए, नर्सिंग स्टाफ्स होने चाहिए, उसके बाद सपोर्टिव स्टाफ हो जाना चाहिए, जो कि हमारा पता ही आपको क्या होगा, लैब वाले, रेडियोलॉजी, एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा, एमआरआई। और क्लरिकल स्टाफ में यानी फोर्थ क्लास वर्कर जो भी हैं, फोर्थ थर्ड क्लास वर्कर जो भी हैं, यानी बिलिंग, कैश काउंटर्स वाले, पर्चा काटने वाले, और सफाई कर्मचारी, मेडिकल रिकॉर्ड्स रखने वाले, सेक्रेटरी, कैशियर्स जो भी होते हैं वो सब क्लर्क के नीचे। उसके बाद एएनएम्स भी मैंने आपको बताया ये भी इसी के अंदर आते हैं, नर्सिंग स्टाफ के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा इनको भी। एरियाज़ ऑफ ओपीडी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे यही है, एरियाज़ ऑफ ओपीडी, जिसमें हम कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ के बारे में डील कर रहे हैं, जैसे कि क्लिनिकल एरिया, ऑक्सिलरी एरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, एंसिलरी एरिया, सर्कुलेशन एरिया और पब्लिक एरिया। तो पब्लिक एरिया एक ऐसा एरिया हो गया जहाँ पे हम पेशेंट को पेशेंट लाइक वेटिंग एरिया, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, वेटिंग एरिया जहाँ पे लोग आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, ऐसा कुछ ऐसा समझ सकते हो आप, इजी लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो। लाइक यहाँ पे कोई मेडिकल स्टाफ का वो नहीं होता, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लोग आपने देखा होगा ना हॉस्पिटल्स में होती नहीं है वेटिंग एरियाज़, वहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें क्या हुआ है, राइट। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। उसके बाद अगर सर्कुलेशन एरिया की बात करें तो सर्कुलेशन एरिया में ये आता है कि लाइक पार्किंग कितनी है, स्टेयर्स कितने हैं, फ्लोर्स कितनी हैं, रैम्पिंग कितनी है। तो ये सब किस में आता है हमारा, इसमें क्या कहते हैं, सर्कुलेटिंग एरिया में। फिर आता है एंसिलरी एरिया, यहाँ पे ट्रीटमेंट, मेडिसिन वगैरह आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, यहाँ पे ये मतलब फंक्शनल एरिया होगा जहाँ पे ट्रीटमेंट पर्टिकुलर दिया जाएगा। और ऑक्सिलरी एरिया होता है, ऑक्सिलरी एरिया यानी यहाँ पे लैब, सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड्स वगैरह होगा। और क्लिनिकल एरिया या फिर एम्बुलेटरी जोन भी कह सकते हैं, जो वहाँ पे पर्टिकुलर हम ओपीडी पेशेंट देखेंगे वो। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी थोड़ी बहुत। मैंने कोशिश करी है आपको बहुत इजी वे में समझाने की, बट ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो मैं कोशिश करूँगी जोन्स ऑफ ओपीडी की अगर अलग से वीडियो बन सकती है तो फिर मैं उसको अपलोड करूँगी। थैंक यू।